वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में आ गए हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, उसके बाद घुमंतू खेती को रोकने और शिकार एवं वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत ही परेशान हो गए। कुछ गांव को आरक्षित बन वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। अभी हम लोग इस अध्याय के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने के बाद घुमंती खेती को रोक दिया गया, उसके बाद वहां पर शिकार और वन्य उत्पादों के संग्रह पर भी पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे, तो बस्तर के लोग बहुत ही परेशान हो गए कि अभी क्या किया जाए। कुछ गांव को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वनग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। अभी काफी समय से गांव वाले जमीन के इस बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त हो गए थे। और इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया, पहले 1899 में और 1900 में, और फिर 1907 से लेके 1908 तक। इस दौरान में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में, त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे और वो वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना उन्होंने प्रारंभ किया था। उसके बाद उन्होंने कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम के सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। और हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते हैं। 1910 में आम की टहनियां, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव गांव चक्कर काटने लगे और यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ ना कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा और जलाया भी गया। इसके बाद अनाज का पुनर्वितरण भी किया गया। उसके बाद जिन पर हमले हुए थे उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इनके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे। अभी इन घटनाओं में एक चश्मदीद गवाह और मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा था कि पुलिस वालों, व्यापारियों और जंगल के जो भी अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। अभी आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। और इसके बाद बगावत में शरीक लोगों पर कोड़े बरसाने और उन्हें सजा देते हुए सैनिक गांव गांव में घूमने लगे थे। अभी ज्यादातर जो भी गांव खाली हो गए थे, क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने के लिए 3 महीने यानी फरवरी से लेके मई तक लग गए। यानी कि कितने?
टोटल 3 महीने लग गए एक साथ। उसके बाद फिर भी वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ सके और विद्रोहियों की ये सबसे बड़ी जीत यह रही है कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 के पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। ये तो अच्छी बात थी उनके लिए। उसके बाद बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आजादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम ही रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाए, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। आइए अब हम एशिया के एक और हिस्से यानी कि इंडोनेशिया की तरफ चले और जरा देखते हैं कि इस वक्त वहां क्या हो रहा था। जावा के जंगलों में हुए बदलाव। इसके अंतर्गत जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशत वनाच्छादित था और इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। और जैसा कि हम देखेंगे कि भारत और इंडोनेशिया के जो भी वन थे वो कानूनों में कई समानताएं थी। अभी इंडोनेशिया में जावा ही वह एक क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। अभी सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। कितनी? 34 लाख। और हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे और लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। अभी हम लोग देखते हैं कि इस विभाग के अंत में हमने क्या सीखा, बस्तर के लोग क्यों परेशान हो गए थे। अभी कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि ये जो विभाग रहते हैं हमारे प्रश्न के, जहां पर हम लोग सब कुछ पढ़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कभी कभी एक प्रश्न फिर से अगले विभाग में दोहरा दिया जाता है, लेकिन आप उससे परेशान न हो। आप उसका फिर से सवाल पूरी तरह से पढ़ के उसका जवाब अच्छी तरह से फिर से लिखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।